गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये एक्सरसाइज 3A 3B का पहले तो बड़ा जोश होता था, अब बंद कर दी सबने करनी। कल सिर्फ 8 बच्चे थे डिस्कशन में। जसनूर आप थे कल? नहीं थे मेरे ख्याल। भव्य, प्राची, यशलीन, आपको तो होना चाहिए था। मतलब आपको तो फीलिंग ही ये थी कि हाँ दूसरे बैच में नहीं होती, यहाँ पे होती है डिस्कशन। भव्य आप भी नहीं थे कल। जशन, तुम पिछली बार भी नहीं थे, इस बार भी नहीं थे। एक तो ना तुम सबको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कुछ ज्यादा ही आराम पड़ गया है। इट्स लाइक वॉचिंग हाइलाइट्स। हाँ, सही है। मेरे को तो ये लग रहा है ऑफलाइन शुरू करेंगे ना तो भी हर किसी की पहली डिमांड यही होगी कि सर ऑफलाइन तो ठीक है बट वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ये जरूरी है। चलो, एनीवेज बच्चों, ये अब सबको क्लियर है जो हमने लास्ट टाइम लिखे थे ऑब्जर्वेशंस? फिफ्थ में बच्चों ये हम ये मान रहे हैं कि अगर फोटॉन चेंज नहीं कर रहे तो मतलब कि जो हमने चेंज किया है विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स किया।
ठीक है। तो ये बच्चों सबको ग्राफ क्लियर हो गया? EVS equal to KE max, right? तो obviously we can also write it as, मैं बच्चों अभी एक बार ना थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर डिस्कशन करता हूँ। है ना? I can write it this way also. तो ये हमारे पास नए रिलेशंस आ गए, सब कुछ वही है, बस फर्क क्या पड़ गया, मतलब के मैक्स की जगह हमने EVS लिख दिया। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, कि ये ग्राफ का कर्वेचर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, V इक्वल टू 0 पे जो करंट है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? और किस V पे जाके सैचुरेशन करंट आ गया उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? इस ग्राफ से तो बस आपको 3 ब्रॉड बातें समझ आनी चाहिए। एक तो ये कि जब V 0 होगा तो भी कुछ ना कुछ करंट होगा, उसका क्या रीजन है? कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही ऐसे जो प्लेट पे पहुंच रहे हैं। दूसरा ये कि जब आप V बढ़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो एक कांस्टेंट करंट हो जाएगा। और अगर आप V को उल्टा कर दोगे तो एक V ऐसा आ जाएगा जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, तो उसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। The magnitude of potential at which no electron reaches the other plate. ठीक है जी? ओके। अब बच्चों अगर मैं इस एक ध्यान से समझना बात बच्चों, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव्स, राइट? अब बच्चों इंटेंसिटी को, ये बड़ा ध्यान से समझना, इस चैप्टर की ना एक ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने का तरीका क्या है? अज्यूम करो एरिया टाइम वगैरह को नहीं हमने चेंज किया, इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका है कि एनर्जी बढ़ा दो, ठीक है? तो अब इंटेंसिटी को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं।
मतलब कि एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आप देखो। या तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, है ना, या मैं फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट करके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दूं। Isn't it? तो अब तो ये बताओ बच्चों, ये बात समझ आती है? तो अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर में ना ये क्लियरली लिखा नहीं होता कि जब इंटेंसिटी बढ़ाई है तो उसका मतलब क्या है। तो अगर कुछ नहीं मेंशन्ड, ठीक है, तो आपने ये मानना है कि सेकंड मेथड से बढ़ाई है, कि इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये समहाउ एक बस पता नहीं पुराना क्यों चला आ रहा है। ठीक है, तो ये एक लिख लो पॉइंट कि अगर कुछ मेंशन नहीं है, कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड, we assume intensity is increased by increasing n. अच्छा, अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, बताओ। एक बार सोचना जरा सा, कैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज कर सकते होंगे हम। यस, देयर आर टू मेथड्स। एक तरीका तो ये है कि आप ब्राइटनेस बढ़ा दो लाइट की। ठीक है, जैसे इमेजिन करो कि जैसे पंखे के साथ रेगुलेटर लगा होता है, वैसे ही जो लाइट्स भी आती हैं जिनके साथ रेगुलेटर लगा होता है, तो आप लाइट्स को ब्राइट और डिम कर सकते हो। तो जब आप लाइट और ब्राइट और डिम कर रहे हो तो आप उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं कर रहे, आप कलर चेंज नहीं कर रहे, लाइट आ तो उसी कलर की रही है, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि आप उसकी इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज कर रहे हो। अच्छा बच्चों, एक सेकंड में ना वाईफाई चेंज कर रहा हूँ, शायद हल्की सी इंटरप्शन हो, एक सेकंड। जी बच्चों, हाँ जी। दूसरा, आप सिंपली जो आपका ऑब्जेक्ट सोर्स है उसको दूर पास कर दो, उससे भी नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो जाएंगे, है ना। सब कुछ सेम रखो, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना करो। अगर आप बल्ब के पास चले जाओगे तो ज्यादा फोटॉन्स हिट कर रहे होंगे, अगर आप बल्ब के दूर चले जाओगे तो कम फोटॉन्स हिट करेंगे। बच्चों ये बात समझ आई?
तो हमने ये मानना है कि अगर कुछ नहीं मेंशन तो हमने कि भाई फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, ठीक है? तो अब बच्चों अगर हम एक और ग्राफ बनाएं बिटवीन इंटेंसिटी एंड करंट, तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए बताओ? तो ये तो बच्चों सिंपली ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, है ना? क्योंकि हमने पढ़ाई था लास्ट टाइम कि करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। और अभी हमने ऊपर लिखा है कि हमने इंटेंसिटी चेंज कैसे मानना है? नंबर ऑफ फोटॉन से ही मानना है। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? क्या अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो लैम्डा कम हो गया, ठीक तो है? तो फिर इंटेंसिटी चेंज होएगी ना, तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी फिर। तो लाइट की ब्राइटनेस उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, यस। जितना ज्यादा ब्राइट होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ब्राइटनेस तो पावर ही होती है ना। इंटेंसिटी याद करो, पी अपॉन 4 पाई r² थी ना। तो अगर आर चेंज करोगे तो इंटेंसिटी चेंज होएगी। ठीक है। तो ये बच्चों हमने 3 अलग-अलग टाइप की लाइट्स यूज़ की हैं, ठीक है? 1, 2, 3। ठीक है? आप बच्चों तीनों के मुझे इंटेंसिटीज़ और तीनों की फ्रीक्वेंसीज़ कंपेयर करके बताओ। ध्यान से करना। मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू बताओ तीनों की इंटेंसिटीज़ और तीनों की फ्रीक्वेंसीज़।
नहीं, थर्ड का पॉइंट अलग है, 1 और 2 का एक ही पॉइंट है। हाँ, सेम मेटल ऑफ कोर्स। बताओ बच्चों आंसर, आसान सा ही है। चलो भाई, मुझे और आंसर चाहिए, ऐसे नहीं बढ़ रहा मैं आगे। वैभव क्या 1 2 3, मतलब मुझे क्या पता चलेगा ये इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी है? बहुत आसान है बच्चों, चलो करो आंसर। भाई सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना? तो सीधा सीधा इंटेंसिटी का क्या पता चला कि I1 is greater than I2 which is equal to I3। इसमें इतना क्यों सोचना पड़ा? कईयों का गलत भी है। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का किससे रिलेशन होता है? फ्रीक्वेंसी से। वो अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देखो। So you will get mu1 equal to mu2 greater than mu3। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। हाँ, ये एक ही मेटल है। बच्चों क्लियर है बिल्कुल?
तुम सबके कीबोर्ड्स खराब हो गए हैं क्या? नेटफ्लिक्स पे सर्च कर करके। हाँ आरुष बताओ, किस वाली चीज में क्लैरिटी नहीं आ रही, फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी? फ्रीक्वेंसी, वो एक्सप्रेशन देखो क्या था अपना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवीएस, है ना? तो न्यू नॉट तो सेम ही है सबका, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है। तो जहां वीएस ज्यादा है वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट बच्चों सोचो, मान लो ये कोई आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, ठीक है? ये कोई बैटरी वगैरह से कनेक्टेड नहीं है, और इसके ऊपर हमने ऐसे रेडिएशन इंसिडेंट की हुई है, ठीक है? स्फीयर का रेडियस आपको पता है आर है, मेटल स्फीयर है। तो इस केस में होगा क्या, मुझे ये बताओ। मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा? जैसे जैसे मेटल स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट? फिर क्या होगा? उसके फर्दर क्या होगा सोचो। मतलब अगर ऑब्वियसली मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में भी तंग करेगा, निकलने नहीं देगा, है ना? तो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। हम ये नहीं कहते वर्क फंक्शन बढ़ गया, ये कल भी लिखा हुआ था किसी ने। वर्क फंक्शन तो जैसे डिफाइंड है वो आइसोलेटेड के लिए है, तो वर्क फंक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता। मतलब क्या आप फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर निकाल सकते हो, या ऐसा है कि चार्ज मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता ही जाएगा वो? तो वो कैसे निकाल सकते हैं? कब तक मतलब स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा, किस चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने बंद हो जाएंगे, सोचो एक बार।
यस, मतलब सिंपल था, जब स्फीयर का पोटेंशियल वर्क फंक्शन के, सॉरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। भाई कौन सा ऐसा पोटेंशियल है जो रोक देता है चार्जेस का फ्लो को? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? तो ये कब हो जाएगा? जब पोटेंशियल ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स, ये इतना पोटेंशियल हो गया कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी सरफेस से दूर नहीं हो पा रहा। तो क्या एक्सप्रेशन बन गया? k/r इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बन गया? समझ आया भाई? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चा आपने एक्सरसाइज 01 का ए बी पार्ट कर लिया या नहीं किया अभी? जिन्होंने नहीं किया वो बताओगे थोड़ी? चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, ठीक है? ये पूरा मतलब अब कंप्लीट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट अपना। इसमें बच्चों कोई भी डाउट, एनीथिंग प्लीज आस्क। इसमें बस हम वो लिख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे वेव थ्योरी फेल हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसको ना हम 3 हेड्स में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे पहले को हम कहते हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम। अगेन बच्चों, फिर से जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम इंटेंसिटी फिर से वही मान रहे हैं कि ये नंबर ऑफ की नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए।
राइट? तो ऑब्वियसली जब वेव थ्योरी थी, वहां तो हम फोटॉन्स की अलग से बात ही नहीं कर सकते थे, है ना? वहां तो हम बस इंटेंसिटी को एनर्जी अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया कह सकते थे। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जब हमने, मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब आप एनर्जी बढ़ा रहे हो लाइट की। अगर आप लाइट की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी से निकलने चाहिए, है ना? बट इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले या वो ज्यादा स्पीड से निकले? कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने शुरू हो गए, राइट? तो ये था पहला इशू। तो ये लिख लो कि एज पर वेव थ्योरी, on increasing the number, on increasing the intensity of radiation, the electrons should come out with more speed. However, no change in speed was observed. दूसरा है बच्चों फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। अब बच्चों वेव थ्योरी के हिसाब से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाले ही केस में इलेक्ट्रॉन्स निकले और उससे कम वाले में नहीं निकले, है ना? वेव थ्योरी के हिसाब से तो ये था कि कोई बात नहीं, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, वेव पड़ रही है तो एनर्जी आ रही है, तो कभी ना कभी तो इतनी एनर्जी हो ही जाएगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो हम ये लिख देंगे कि वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन why electrons are emitted only for frequency greater than threshold frequency.
ठीक है, और तीसरा टाइम लैग। तो अब वेव थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा है कि भाई मेटल के ऊपर एनर्जी पड़ रही है, तो भाई तो जितने भी टाइम के बाद एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब कि ठीक है, आपने ज्यादा एनर्जी दे दी तो जल्दी निकल सकता है, बट अगर आप कम एनर्जी दे रहे हो तो लेट भी निकलना चाहिए, राइट। लेकिन असली में क्या देखा गया कि या तो आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं दी तो निकलेगा ही नहीं, बट जब आपने फ्रीक्वेंसी दे दी तो इलेक्ट्रॉन्स झटके से ही निकलते हैं, राइट। ये बात समझ आती है। तो ये बात भी पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन होती है कि भाई हाँ, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पूरे के पूरे फोटोन को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो तो झटके से ही उसके पास एनर्जी आ जाती है और इसलिए वो निकल जाता है। बच्चों ये बात समझ आ गई। तो एज पर वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन शुड एनर्जी continuously and hence come out whenever it gets sufficient energy। ठीक है, it could not explain the instantaneous emission of electrons। ओके, ये वाला बच्चों बोर्ड्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट्स लिख दो, राइट। सो दिस कंप्लीट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप बच्चों आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के हिसाब से। ठीक है, मतलब आई कैन गारंटी यू कि इतने से पार्ट से 100% एक क्वेश्चन एडवांस में भी आना है, एक क्वेश्चन मेंस में भी आना है और केमिस्ट्री में भी आना है, राइट। तो बहुत ही सही पोर्शन है ये। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बच्चों डी ब्रॉगली वेव। अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक।
ओके। बच्चों इसका मतलब जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है वो तो बहुत ही सिंपल सा है, वो तो कुछ भी नहीं है। एक बार फिज़िकली हमने समझना है। आप मुझे ये बताओ बच्चों, आपको क्या समझ आता है डी ब्रॉगली वेव से? मतलब हम कह देते हैं कि दिस हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद डुअल नेचर, है ना? हम ये वर्ड की बात कर लेते हैं। हम कह देते हैं यही बात कि पार्टिकल एक्सिबिट्स वेव नेचर। इसका मतलब क्या है? कि भाई पार्टिकल की वेव नेचर है, इसका क्या मतलब है बच्चों इस स्टेटमेंट का? डज़ इट मीन कि एवरी पार्टिकल emits waves of some type? ये तो बिल्कुल नहीं। ठीक है? Wave nature has got nothing to do with कि पार्टिकल कोई वेव एमिट करता है। ठीक है? डज़ इट मीन कि जो पार्टिकल है वो इस तरीके से मूव करने लग जाता है? हमें वेव देख के बच्चों हमेशा यही शेप माइंड में आती है? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल इस तरह से झूलना शुरू कर देगा, नहीं। कैसी वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करता है पार्टिकल? नहीं, वो लेटर पार्ट है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आप पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट कर रहे हो, है ना? आप उसकी वेवलेंथ भी निकाल रहे हो, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हम निकालते हैं, उसका मीनिंग क्या है? पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करने का क्या मतलब है? यहाँ पे पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हमने बिल्कुल उसको फोटोन नहीं बोला। इट कैन बी एनी पार्टिकल। पार्टिकल वेव फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई तो बता दो यार। मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ होती है, क्या मतलब? नहीं। तो आई एम अज्यूमिंग, अज्यूमिंग तो नहीं, अब तो मतलब आई कैन कंक्लूड कि नहीं है आइडिया, कोई चक्कर नहीं है। तो अब बच्चों देखो ध्यान से, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग
नहीं, ये बच्चों केमिस्ट्री में ये कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। मतलब दिस इज फ्रैंकली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वो धक्के से ही कराया जाता है। अ, अब बच्चों ध्यान से समझना है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ये ना भी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक बार समझना है और भूल जाना है इसको। अपना काम सिंपल फॉर्मूला से चल जाता है, क्योंकि इसको यूज करने लग गए ना तो पक्का दो चार क्वेश्चन गलत कर दोगे, जो आते भी हैं। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, मान लो मैं बच्चों एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाता हूं, लाइक दिस। ऑब्वियसली कुछ जाना पहचाना तो लग ही रहा होगा, जो लोग क्लास लगाते हैं। ये बच्चों दोनों स्लिट्स के आगे मैंने इलेक्ट्रॉन गन्स लगा दी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन्स का मतलब ये है कि इनमें से एट रेगुलर इंटरवल्स इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन क्लियर होती है। तो बच्चों रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो ही जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए स्क्रीन पे, हमें क्या दिखना चाहिए? स्लिट्स हैं, दो मतलब पतले पतले स्लिट्स हैं। अगर हम बच्चों बिल्कुल सिंपल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचें, मतलब आपके माइंड में कोई डाउट डला ही ना होता, अभी तो आपको पता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है तभी बात हो रही है। अगर मान लो कुछ डाउट होता ही ना, अभी हमने फिजिक्स में सिंपल काइनेमैटिक्स सीखा है, तो आप क्या कहते हैं भाई? एक बड़ी ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन ये लगती है कि यार ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन, लेट्स निग्लेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते जाएंगे, है ना? और उतना आगे का भी मत सोचो कि स्क्रीन पे चार्ज आ जाएगा और स्क्रीन मूव करने लग जाएगा, इतना नहीं। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हिट करेंगे? तो स्क्रीन के ऊपर बस ये दो पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स हिट करने चाहिए, है ना? लेकिन ऑब्जर्व क्या किया गया कि
स्क्रीन पे कुछ पोजीशंस पर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा और कुछ पोजीशंस पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। ये किसके सिमिलर हो गया? जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेस, है ना? तो बिल्कुल यहां भी ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिला। यहां पे कुछ पोजीशंस पर हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले, ठीक है? लेट अस से कि हमारे पास कोई डिटेक्टर लगा हुआ है स्क्रीन पे जो कि बता सकता है कि कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो कुछ पोजीशंस पे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले और कुछ पोजीशंस पे बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। क्या इस फिनोमिना को आप किसी भी तरीके से क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो? कि भाई लेफ्ट साइड से दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, है ना? वो आगे कहीं जा रहे हैं और ये कैसे हो गया कि भाई जा तो वो ऐसे रहे थे जो मैंने व्हाइट लाइन बनाई है, बट पहुंच वो कहीं और ही रहे हैं और कहीं पे पहुंच ही नहीं रहे, है ना? हो गई गड़बड़ फिजिक्स में। तो मैं आपको ये बता भी रहा हूं कि हाँ, असली में हमें नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है? हमें मतलब क्लासिकल फिजिक्स वाली ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही, हमें वाईडीएससी टाइप्स ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कहीं पे नो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? मतलब बच्चों, इट इज लाइक कि आप बिल्कुल सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है? जो मतलब जो गन्स हैं बिल्कुल सिमिलर है, सब कुछ सेम है, स्पीड, एंगल, एक्सेट्रा सब कुछ सेम है, ठीक है? तो आपने लेफ्ट साइड पे सेट किया, ठीक है? और आप राइट साइड पे जाके, मान लो आप किसी भी एक जगह पे जाके खड़े हो गए, भाई अब क्लासिकल फिजिक्स तो यही कहेगी ना कि आप जो मर्जी कंसिडर कर लो, ग्रेविटी कंसिडर कर लो, आपस की रिपल्शन कंसिडर कर लो, कुछ भी कर लो, जहां पर भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, ठीक है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है आपका। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर जहां पर भी जाके हिट करेगा, जो इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी वहीं हिट करना चाहिए, है ना? जब आपने कोई कंडीशंस में चेंज ही नहीं किया तो फिर चेंज की तो बात ही नहीं उठती, वो वहीं पे ही जाना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि सब कुछ सेम रखते हुए एक बार जो इलेक्ट्रॉन जहां गया, दूसरी बार कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पे ही गया, दूसरी बार कहीं और चला गया, तीसरी बार कहीं और चला गया, चौथी बार कहीं और चला गया, एंड सो ऑन। तो मतलब हमें तो स्क्रीन के अलग अलग पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो जब हमने हजारों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कर लिया और फिर हमने इस पूरे के पूरे स्क्रीन को एनालाइज किया, तो हमें ये देखने को मिला कि हाँ, स्क्रीन की कुछ पोजीशंस तो ऐसी थी जहां पे फिर भी ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन आया और कुछ पोजीशन ऐसी थी जहां पे कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई क्लासिकल फिजिक्स तो फेल हो गई कंप्लीटली, वो तो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, है ना? तो बच्चों हमें ये समझना है कि ये फेलियर हुआ किस पॉइंट पे, मतलब
क्या गड़बड़ हो गई जिससे कि ऐसी ऑब्जर्वेशन देखने को मिल गई हमें? सोचो एक बार। This has got nothing to do with slit size. तो बच्चों हम जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, उसकी बच्चों एक बहुत ही अंडरलाइंग असम्पशन, और वो मतलब वो इतनी बेसिक है कि हमें वो ऑब्वियस ही लगती है। मतलब मैं अगर मैं बोलूँगा उल्टा तो आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो? वो ये है कि हमें लगता है कि वो जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, हमें वो हर टाइम पे नज़र आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, हमें हर इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन का पता है। इज़न्ट इट? हम जितनी भी क्लासिकल फिजिक्स करते हैं, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं, हमने कहा प्रोजेक्टाइल ऐसे से ऐसे गया, हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बना दिया, हमने कह दिया कि 2 बॉडीज़ में कोलिजन हो गया जी, फिर उसके बाद एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, जो भी, है ना? हम तो ये मान रहे हैं कि भई हमें हमेशा दिख रहा है वो, मतलब हमें पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है ना? तो ये बच्चों क्लासिकल फिजिक्स की असम्पशन है, ठीक है? जो कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चल भी जाती है। इसीलिए हमें मतलब ऑब्वियसली, मतलब आप मुझे कहोगे सर इसमें आप ये क्या कह रहे हो? बॉल दिखती तो है हमें हर टाइम पे, है ना? कार जो चल रही है वो दिख ही रही है। मतलब अगर कार चलती हुई सामने वाली कार, मतलब मैं कहूँ कि यार नहीं, जहाँ पे आपको दिख रही है वहाँ पता नहीं है कि नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बिल्कुल सही है कि हमें उनकी पोज़ीशन का एग्ज़ैक्टली आइडिया लग जाता है, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत छोटा करना शुरू कर देते हो, ठीक है? तो ये अंडरलाइंग असम्पशन ही खराब हो जाती है कि आपको हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की पोज़ीशन का पता है, ठीक है? नहीं, आपको पता ही नहीं चल सकता। मतलब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था ना, इसमें जो अंडरलाइंग जो असम्पशन थी, वो ये थी कि हम ये कह रहे हैं कि हमें हर इंस्टेंट पे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। वो हमें पता ही नहीं चलता। हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करता हुआ देख ही नहीं सकते, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि इसके केस में वी कैन नेवर सी, मतलब चाहे हम स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट माइक्रोस्कोप भी ले आएँ, वी कैन नेवर सी एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, ठीक है? हम उसकी पोज़ीशन को एग्ज़ैक्टली कभी बता ही नहीं सकते। तो यहीं से बच्चों और थ्योरीज़ भी आती हैं। अगर अब आप थोड़ा-सा रिलेट करना शुरू करोगे ना, आपको पता होगा केमिस्ट्री में आप इससे अगली एक करते हो थ्योरी, जो इसको आप वो हीज़ेनबर्ग वाली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट? वो भी यही चीज़ है। वो भी यही कह रहा है कि आप पार्टिकल की पोज़ीशन बता ही नहीं सकते हो कि वो कहाँ पे है, ठीक है? तो जब ये आ जाता है कि आप पार्टिकल की पोज़ीशन ही नहीं बता पा रहे, तो फिर तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। फिर तो मतलब फिर हम क्या करें? मतलब फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो एट बेस्ट व्हाट वी कैन डू इज़, और अब तो आप सब मैथ्स कर चुके हो, कि मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे अगर हम इसी वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें कि भई आप एक्यूरेटली तो बता ही नहीं सकते कि स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा था इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ, ठीक है? तो तो आप एट बेस्ट क्या बता सकते हो?
आप एट बेस्ट ये बता सकते हो कि स्क्रीन के ऊपर किन किन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कहां कहां पे प्रोबेबिलिटी कम। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों इलेक्ट्रॉन यूज किए। मैं अगर बॉल यूज करता, सिंपल कोई 2 बॉल्स यूज करता, तो ऑब्वियसली हमें कुछ प्रॉब्लम ना आती, हमें सीधा सीधा दिख जाता जो हम सोच रहे थे। बट जितना आप मास छोटा करते जाते हो, तब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि आपको पोजीशन का पता चलना बंद होता जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन नॉट विजुअलाइज बिकॉज ऑब्वियसली हमें डे टू डे लाइफ में कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो जब हम एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते, तो हम क्या बता सकते हैं? वी कैन ओनली टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी, कि कहां पे उसके पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बच्चों, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो यही तो है। वो यही तो बताती है कि अ, उसका जो सॉल्यूशन है, बेसिकली वो क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का? ऑर्बिटल्स, है ना? ऑर्बिटल्स क्या है? जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे कुछ नोड्स जैसा भी होता है ना ऑर्बिटल्स में, है ना? नोड का क्या मतलब है? जहां जीरो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ वहीं से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो अब बच्चों, अब ये बात एस्टैब्लिश हो गई कि पोजीशन का पता नहीं चल रहा। तो जब पोजीशन का पता नहीं चल रहा, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि एक कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बताओ कहां पे है, तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो आप एटमोस्ट क्या बता सकते होगे? आप प्रोबेबिलिटी बता सकते होगे कि कहां पे रूम के अंदर कहां कहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की और कहां कहां पे कम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक है, तो अगर हम उस प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करें, मैं आपको बच्चों बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस या वो सब कुछ नहीं बता रहा। तो जब हम उस प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करते हैं बच्चों, वो प्रोबेबिलिटी ऐसे वेव फॉर्म में आती है, मतलब जिससे पता चलता है कि कहीं पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे कम प्रोबेबिलिटी है। नो, वी कैन नॉट सी द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर बच्चों इस केस में हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, प्रोबेबिलिटी का, वो ऐसा बनेगा। राइट, जो लाइट के केस में हमने क्या कहा था कि वो किसका ग्राफ है? इंटेंसिटी का, है ना? तो इलेक्ट्रॉन के केस में बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा कि प्रोबेबिलिटी का।
अगर बॉल होती फिर कोई ऐसा ग्राफ ना बनता, बॉल तो बिल्कुल एक्यूरेटली मतलब एक ही जगह पे ही मिलता सारा कुछ हमें। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाता है वो ये ग्राफ खत्म होता जाता है क्योंकि आपको उसकी पोजीशन एक्यूरेटली पता चलती जाती है। तो जब हम बच्चों ये कहते हैं ना कि भाई एक पार्टिकल की वेव नेचर है, उसका मतलब ही ये है कि आप उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है, वेव एक रीजन में होती है ना, वेव तो हम क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग एनर्जी है। तो जैसे ही हमने कहा कि पार्टिकल की वेव नेचर है, उसका ऑटोमेटिकली ये मीनिंग हो गया कि भाई अब आप उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं बता सकते, आपको दिख ही नहीं रहा वो पार्टिकल, आप तो सिर्फ एक रीजन में बात कर सकते हो कि कहां पे उस पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि जब इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा तो पता कैसे चला कि एग्जिस्ट करता है? तो बच्चों करे होंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके कुछ होता है, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, सब कुछ है जिससे कि मतलब ये स्टैब्लिश हुआ होगा कि हाँ भी ऐसा होता है। तो बच्चों आपने जो लिखना है, ठीक है, अब देखो, वो ये है कि when we say that a particle exhibits wave nature, ऊपर वाला बच्चों मर्जी है आपकी ड्रॉ करना है कि नहीं, मतलब एज सच मतलब यूज कुछ नहीं है उसका, ये आपको समझाने के लिए था। So it means that we cannot accurately determine the position of the particle. So we talk about the probability of
ठीक है? तो जो हम कहते हैं कि जो वेव है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी वेव, कि जब आप प्रोबेबिलिटी को प्लॉट करोगे, उसकी जो शेप बनेगी। हाँ, मतलब जब भी आप किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड लैम्ब्डा की बात करते हो, तो उसका मतलब ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी वाले ग्राफ का लैम्ब्डा है वो। उस वेव की जो वेवलेंथ होती है, उसको हम कहते हैं, अब ये कैसे आया, दिस गोज़ कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। जिसको हम कहते हैं एज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बच्चों मतलब ये होता है कि भई उस पार्टिकल को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी वाली जो वेव है, उसकी वेवलेंथ, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है, मतलब क्या सिचुएशन है, हो सकता है वहाँ पे कहीं जैसे पार्टिकल है, जहाँ पे है, जिस रीजन में है, तो कहीं पे ट्रैवलिंग वेव बनेगी, कहीं पे स्टैंडिंग वेव बनेगी, तो सारा कुछ पॉसिबल है। ठीक है बच्चों? तो मतलब आपको तो अगर कभी भी किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव की बात होती है, तो आप तो सीधा मतलब बस लैम्ब्डा को h/mv कर दोगे। नहीं, मुझे नहीं पता कि ये डी ब्रॉगली ने ये ग्राफ बनाया था या क्या था। मैंने तो आपको बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज़ को मिक्स करके बताया है, कि जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि चीज़ है क्या। डेरिवेशन तो है ही नहीं कोई इस फ़ॉर्मूला की। केमिस्ट्री में कहाँ से डिराइव कर लिया आपने? वो तो ज़बरदस्ती आपने आई मीन टर्म्स को इधर-उधर किया होगा। मैं दिखा देता हूँ कि क्या किया होगा आपने, अभी बताता हूँ। कुछ ऐसा किया था?
equal to hc by lambda is equal to mc square lambda is equal to h over mc. इसको जनरलाइज, therefore lambda is equal to h over mv. नहीं, ये नहीं कर सकते बच्चों, इसका कोई सेंस नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जबरदस्ती है एक्चुअली ना। ये मतलब आई थिंक इसीलिए अब ये चैप्टर कट भी गया। मतलब ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th का, मतलब जिस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं आता और तब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आ जाता है। एंड मतलब केमिस्ट्री के तो बिल्कुल ही बस का नहीं है ये सारा कुछ समझा पाना। अब आप सोच के देखो कि ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और फिजिक्स का 12th का लास्ट चैप्टर है, तो कोई लॉजिक होगा ना कि फिजिक्स में इन्होंने बिल्कुल एंड में क्यों रखा है, क्योंकि चीजें इतनी सारी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। या ऐसे मान सकते हो कि इसलिए फर्स्ट रखा होगा कि चल तब तो कुछ पता ही नहीं है बच्चे को, तो जो भी बोला जाएगा मान ही लेगा। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि फोटॉन के केस में जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालते हो तो उस केस में आप लिख सकते हो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, राइट। आप ये नहीं लिख सकते थे, क्या आप बच्चों इसको ये लिख सकते थे एच बाय एम वी? ये नहीं लिख सकते थे, है ना। कोई भी दूसरा पार्टिकल हो वहां कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब बच्चों फोटोन के केस में जो एनर्जी होती है दैट इज एच सी बाय लैम्डा, राइट। किसी भी और पार्टिकल के केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। करेक्ट। तो अब मैं अगर इन दोनों रिलेशंस को यूज करूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या कह सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, कैन आई ऑल्सो राइट इट एज एच सी बाई ई। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी तो है ही, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच बाय एम वी, कैन आई ऑल्सो राइट इट एज एच अपॉन रूट टू एम ई, है ना। तो ये बहुत ध्यान रखना है
मतलब ये टॉपिक तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, एक फॉर्मूला ही तो है। बट जो गलती होती है वो एग्ज़ैक्टली इसी पॉइंट पे होती है कि ये ध्यान रखना है कि hc बाय लैम्ब्डा जो एनर्जी है, वो सिर्फ़ फोटॉन के लिए होती है, वो दूसरे पार्टिकल्स के लिए नहीं होती। ठीक है? दूसरे पार्टिकल की तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका मास होता है, तो हाफ एमवी स्क्वायर से लिखते हैं हम उसकी एनर्जी। तो मतलब 95% ऑफ द टाइम्स जब क्वेश्चन आता है मतलब इससे रिलेटेड, तो वो एनर्जी से ही रिलेट करके आएगा कि आप ये एनर्जी में कुछ गलती कर दो। ये बच्चों क्लियर हो गया? तो इसमें बच्चों बस एनर्जी के ही हम मतलब एक आधा केस लिख लेते हैं कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल है कोई, उस केस में उसकी एनर्जी कुछ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होएगी, है ना? जिस भी पोटेंशियल डिफरेंस से उसने मूव किया या जो भी किया है, तो ये एनर्जी होगी व्हिच विल बी इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। ये बच्चों मैंने जानबूझ के ना इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा है वी को, कि ये वी जो है वो पोटेंशियल वाला वी है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा एच का, सॉरी लैम्डा का? तो कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले फॉर्मूला में ही हमने बस ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बच्चों मैं जानबूझ के आई एम नॉट यूजिंग ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनीवेयर, है ना? मतलब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर थोड़ा हम गलत यूज कर लेते हैं। इस पूरे में कहीं पर भी इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज नहीं हो सकता। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो चीज ही कुछ अलग है बिल्कुल, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। मतलब वो हम धक्के से लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था करके। टिल नाउ उसका कोई रोल नहीं आता कंप्लीटली। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक और केस ले लूं, जैसे न्यूट्रल या फिर गैसियस पार्टिकल्स, उनके केस में बच्चों हम एनर्जी किस तरह लिख लेते हैं? थर्मल एनर्जी जो होती है 3/2 kT, याद है? तो मतलब अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कोई पार्टिकल का, तो आप उस केस में बी निकाल सकते हो। उस केस में जो लैम्डा बन गया, बस ये वाली एनर्जी को सब्स्टिट्यूट कर दो। राइट? हाँ, F/2, करेक्ट। वेरी गुड, खुश कर दिया बच्चा आपने।
नमन क्या लिख रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। हाँ बच्चों, ये हो गया क्लियर, डी ब्रॉगली वाला। है ना, बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं है डी ब्रॉगली में तो। मतलब जहां से ये आया है वो सारा कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है बच्चों, जो मैंने आपको बताया, बट जिस तरह से हमें यूज करना है वो बहुत सिंपल है ना, आपको तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही यूज करना है। राइट, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। प्लीज ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 0 1 3 ABC तक कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, बाय।